सकता है कि वो क्वेश्चन में आपको यूं बोल दे कि जैसे इंटरेस्ट कितना था बेटा हमारा, मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन लगा लो, मैंने यहाँ पे बोला था 5 लाख अगर मेरा डेट है, ठीक है, तो ये आंसर आया। अगर 5 लाख की जगह अगर ये 6 लाख हो जाए, मतलब दूसरा पॉइंट बनेगा, पहले तो ये निकाल दिया हमने आंसर, समझे आप मेरी बात। अगर वो बोलते कि 5 लाख की जगह 6 लाख हो जाए तो क्या आंसर आएगा, तो आपने बड़ा सिंपल सा 3 लाख, तो ये तो चेंज किया नहीं हमने, 3 लाख में से माइनस 40,000 किया था, तो 6 लाख का 8% माइनस करना फिर आपने, तो 8% माइनस करेंगे तो 48 आएगा, तो इसमें से 48 माइनस करोगे तो ये कुछ और आ जाएगा फिर आपका। फिर उसके बाद इक्विटी निकालोगे तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसको 12% से करोगे तो ये भी कुछ और आ जाएगा आपका, और ये कुछ और आने से वैल्यू ऑफ फर्म भी कुछ और आएगी, और फिर वैल्यू ऑफ फर्म कुछ और आएगी, तो लास्ट में जब आप कॉस्ट ऑफ ओवरऑल निकालेंगे तो वो भी कुछ और आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। है ना, मतलब आप यूं समझ लो कि अगर ये 5 लाख की जगह 6 लाख कर दूं या 2 लाख कर दूं, तो क्या आपका क्वेश्चन पूरा नहीं बदल जाएगा? यस सर। यस सर। है ना, तो आप, हाँ, तो क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को ही आपने कंटिन्यू करके एक बार करके देख लेना इसके बाद, ठीक है। सर अब ये मैं आपको 40,000 ये वाला कहाँ से आया था? ये हमने 12% निकाला है 3 लाख का। नहीं नहीं 12% नहीं बेटा, ये डेट देखो इंटरेस्ट है ना, ये तो सबसे पहले ईबीआईटी में से क्या लेस करते हैं हम, लेस करते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ है बेटा, देखो ये रहा 5 लाख, और इनटू में इसका 8% यानी कि 40,000। अगर ये 6 लाख होता तो फिर 48 हो जाता ये। तो क्वेश्चन में आपको जो बोल सकता है ना, वो किस तरह के क्वेश्चन बोल सकता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ईबीआईटी इतना है, 5 लाख की जगह 6 हो जाए तो क्या करोगे, 6 की जगह मान लो 5 लाख की जगह 2 हो जाए तो क्या करोगे, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद दूसरी अप्रोच जो है ना वो हमारी एक बारी वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं बता दीजिए प्लीज। वैल्यू ऑफ फर्म। देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपका क्या आया है, देखो ये इक्विटी कितने आई, 21,66,000 आई, जैसे पिछले क्वेश्चन में कितनी आई थी, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी आई थी हमारी, देखो ये 55 लाख आई थी, ये आ हाँ गई। जी सर। और क्वेश्चन में 5 लाख रुपए हमारा दिया हुआ था डेट, तो 55 लाख इक्विटी और 5 लाख का डेट दोनों को जोड़ दिया। इस क्वेश्चन में इक्विटी आई थी 21,66,667 रुपए, और डेट क्वेश्चन में कितना दे रखा था पहले से ही 5 लाख, तो 5 और इक्विटी दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये फॉर्मूला जो है ना जो मैंने लिखा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार रीड कर लेना बेटा। इक्विटी और डेट, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। अब इसके बाद जो है दूसरी अप्रोच में बता रहा हूँ, फिर दोनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं शुरू में डिफरेंस बता देता तो शायद हो सकता आपको क्लियर ना होता, बट क्वेश्चन समझ गए ना आप। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा बल्कि एक बार पूछ लिया उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि डेट्स अगर बढ़ा दें या घटा दें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन में आपका नया क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपकी NOI अप्रोच, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसमें क्वेश्चन लेते हैं फिर बाद में समझाएंगे आपको। ईबीआईटी है मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए है, उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ ओवरऑल जो पिछले में गायब थी इसमें है 10%, 8% है डेट 3 लाख रुपए के हैं, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी गायब है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन कैसे करना है, पिछली बार की तरह ही आप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ईबीआईटी आंसर ले लेंगे हम यहाँ पे। ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना है हमारा 3 लाख रुपए, ओवरऑल कितना दिया है 10%। सर 2 अगर लाख ओवरऑल की क्या 2 लाख है ईबीटी 2 लाख है। अच्छा पिछला क्वेश्चन ले गया गलती से, कोई बात कोई बात, ठीक है। 2 लाख रुपए हमारा ईबीआईटी है, ओवरऑल ये है हमारे पास। तो हमने पिछले क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन, एक मिनट वो निकाल लेता हूं, इसी के पीछे करते हैं। देखो ओवरऑल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ये देखो यार पिछले क्वेश्चन में ओवरऑल का फॉर्मूला था ईबीआईटी अपॉन बी, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में आपको पता है दे रखा, देखो ये क्वेश्चन में ये था 10%। ओके, दूसरा ईबीआईटी भी आपको पता है, तो मींस के वी निकल सकता है इस फॉर्मूले से आपका। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ईबीआईटी अपॉन कॉस्ट ऑफ ओवरऑल। ईबीआईटी क्वेश्चन में आपका 2 लाख और ओवरऑल कितना 10%, तो 10 यहाँ रखेंगे 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म आ गया आपकी 20 लाख, ठीक है। ये क्लियर है सभी को, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब वैल्यू ऑफ फर्म बेटा हमें पता है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो होता है वो किसके इक्वल मानते हैं, इक्विटी प्लस में डेट के इक्वल मानते हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्वेश्चन में आपने अभी निकाल लिया 20 लाख,
और इक्विटी हमें पता है ना, इक्विटी ये हमें पता चल गया ना, नहीं है क्वेश्चन में इक्विटी नहीं दिया हुआ, डेट डेट पता है। हाँ हाँ डेट पता है बेटा हमें, ठीक है। ये हमारे पास 3 लाख। अब इक्विटी हम रख लेते हैं इधर और 20 लाख माइनस में करेंगे बेटा 3 लाख। नाउ द इक्विटी इज 70 लाख। तो दूसरी चीज भी निकल गई आपकी क्वेश्चन में जो गायब थी, है ना। तो अब आपके पास आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना, अब आपने दोनों का पता चल गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रह गया बेटे। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या लिया था हमने, देखो पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हमारे पास इक्विटी का फॉर्मूला लिया था, देखो ये रहा। इक्विटी का फॉर्मूला था आपके नेट इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसका मतलब इसी फॉर्मूले को अगर हम लिखें तो जो ई है ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो नेट इनकम अपॉन में इक्विटी, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। तो नेट इनकम कितना देखो आपका, नेट इनकम नेट इनकम नेट इनकम, अच्छा हमने निकाला ही नहीं अभी नेट इनकम। नेट इनकम निकाल लेते हैं पहले, यहाँ साइड में निकाल दो, इधर इधर 1 मिनट, कहाँ निकाले, ये तो निकालना था ना, हमने निकाला नहीं, यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ। EBIT था बेटा हमारा क्वेश्चन में 2 लाख और लेस करेंगे बेटा इसमें से हम इंटरेस्ट कितना था देखो हमारा 3 का मतलब 24,000 और जो डिफरेंस बच गया नेट इनकम वो आ गया 1,76,000। इसको बेटा यहाँ रख दो आप 1,76,000 और इक्विटी कितना है 17 लाख, इनटू में ले लो 100। अब इसके बाद बताओ सर 10.3%, 35%। अब जो पिछले में मैं कह रहा था ना इंक्रीज या डिक्रीज, अब इसमें आप एक काम करो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको इसी क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं हम आगे, इसी में सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, जैसे उसमें बनाया था ना तो उसमें लिखवाया नहीं था, इसमें कर रहा हूँ मैं, ये सेकंड पार्ट है, केस नंबर सेकंड समझ लो। मान लीजिए हम इसका प्रोपोर्शनेट जो है ना, प्रोपोर्शनेट ऑफ डेट का उसको रिड्यूस कर रहे हैं 2 रुपीज। जो 2 लाख था ना बेटे हमारे पास डेट, सॉरी 3 लाख के थे, उसको अब हम 1.5 लाख रुपए का कर रहे हैं 1,50,000। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट आपके सामने है, एक बार फटाफट से आंसर निकाल के बता दो। सेम करना है, जो मैंने किया वही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस सिर्फ एक देखो यहाँ पे आके आपको चेंज मिलेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आके चेंज करना है। जब आप ये निकालेंगे ना पोर्शन तब आपका चेंज आएगा। करो जल्दी से। सर EBIT 2 लाख ही है। EBIT हाँ 2 लाख बेटा, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ डेट चेंज किया मैंने, 1.5 लाख कर दिया, जो 3 था वो 1.5 हो गया बस 1,50,000। सर 11.05 ओवरऑल मैं क्या निकाला आपने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यस सर 11.05। कोई एक बच्चा कंफर्म कर दो इसको। So it turns out to be 10.16. 10.16 आ रहा है आंसर शायद। 10.16 ओके। यस सर 10.1। क्या बेटे जिसने यही है 11.05 बताया एक बार वेरीफाई कर लो बेटा इसको। सर क्योंकि इक्विटी आ रही है उसमें 185 1,80,000 18,50,000 आ रही है बेसिकली। बिल्कुल सही है 1850 तो हाँ बिल्कुल वही आ सही रही है। है। यस सर यही आएगा 10.16। 10.16 ठीक है, तो यस इतने सर लोगों ने 10.16 ठीक है बेटा ओके।
अब दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे अभी, है ना। हालांकि मैं तो चाह रहा था कि जैसे इसका प्रोपोर्शनेट निकाला ना, इसका अगर आप निकाल पाए तो और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। फर्स्ट वाले का ही कर लो, इसको सेकंड को छोड़ दो चाहे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थर्ड हो गया ना क्वेश्चन। एक बार थोड़ा सा ना वेरीफाई हो जाता बेटा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। एक इसका और निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें ईबीआईटी दिया था मैंने 6 लाख, इसका क्वेश्चन कहाँ, ये रहा। पहले वाले क्वेश्चन का जो था ना हमारा आंसर, इसमें मैंने डेट दिए थे 5 लाख। मैंने बोला था ना इसका भी चेंज कर लो, तो एक काम करो, इसका प्रोपोर्शनेट चेंज करके देख लो। प्रोपोर्शनेट करना है आपने इसमें 2,50,000 के डेट कर लो। एक बार इसका और आंसर निकाल लो। डेट 2.5 लाख रुपए के हैं और ये फॉर्मूला है इसका। फिर मैं आपको है ना डिफरेंस बता पाऊंगा दोनों का। नहीं इसमें तो नहीं आएगा बेटा, इसमें तो 10 ही दे दिया मैंने। ठीक है ठीक है, इसमें रहने दो बेटा, इसमें लगाओ आप। प्रोपोर्शनेट इसमें नहीं, क्योंकि उसमें तो 10 है, दोनों का ही मैंने 10 दे रखा था। इसमें लगाओ बेटे, ये डेट है ना 5 लाख के, इसका आंसर बता दो आप मुझे। इसको 2.5 लाख कर लो। सेकंड पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनेट रेशियो ऑफ डेट 2,50,000, क्योंकि पहले में तो दोनों ही मैंने 10-10 ले लिया, तो वो तो कुछ भी करोगे 10 ही आएगा। इसको करो बेटे, फिर मैं आपको डिफरेंस बता पाऊंगा थोड़ा सा कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ईबीआईटी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल है, सब वही दिख रहा है। ओवरऑल बता देना बच्चे, एक ही चीज बता दो, चाहे वैल्यू ऑफ फर्म बता दो या ओवरऑल बता दो। सर अभी आप ब्रेक दोगे क्या? बेटे ब्रेक क्या, आप तो क्लास ही ओवर कर देंगे एक अप्रोच और करा के। एक पार्ट जो है ना डिविडेंड पॉलिसी, वो मॉर्निंग में करा दो। ठीक है ओके, बैटरी खत्म हो गई है तो बैटरी सर 10.28। कोई एक बच्चा कंफर्म कर दो इसको। टेन पॉइंट 10.83 आ रहा है सर, 10.83। नहीं 10 पॉइंट, हाँ तो 10.83 कितने लोगों का है, फिर ये ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर 2 लोग बता रहे हैं तो ये ठीक हो सकता है। कोई एक दो और कंफर्म कर दो, दोनों में से 2 रेट बताइए आप लोगों ने। सर 10.28 आ रहा है। सर ये के की वैल्यू बताइए मैंने। ये ई की बताइए आपने। यस सर, 10.28। लेकिन के ई तो 12% दे रखा है मैंने सर उसको, तो आपने 10.28 के ओ आया है। हाँ के ओ ही होगा, क्योंकि के ई तो मैंने दे रखा है। एक सेकंड सर। हाँ सर 11.61 आ रहा है। 11.61। सर 11.61। चलो एक और निकल गई वैल्यू, बताओ। सर वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 25,83,035। ओके, और कोई कंफर्म करेगा इस वैल्यू ऑफ फॉर्म को? यस 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 यही आ रही है वैल्यू फॉर्म। नहीं आ रहा वैल्यू ऑफ फर्म 11.61। ठीक है, तो हम इसको net इस income है? कट कर देते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि देखिए हमने 2 वैल्यू यहाँ पे देखी है, 2 अप्रोच हमने देखी है। इन दोनों अप्रोच में देखो ध्यान से, एक अप्रोच हमने की थी यहाँ पर, इस अप्रोच का नाम है नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच में आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट में डेट को जैसे ही आपने चेंज किया, 5 लाख को 2.5 लाख किया, तो आपका ओवरऑल जो था ना बेटा, यहाँ पे देखो 11.21 था और यहाँ पे वो क्या बन गया 11.61 बन गया। ठीक है, आपकी इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म भी आप बता रहे हो चेंज हो गई। पहले थी 26,66,667, अभी 25 लाख समथिंग आप मुझे बता रहे हो। इट मीन्स के
क्वेश्चन में नेट इनकम अप्रोच कहती है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, चेंज हो जाती है अगर आपने डेट को चेंज किया तो वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो जाएगी और ओवरऑल भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अब आते हैं हम दूसरी अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसके हमने एक पार्ट यहाँ किया था, दूसरा पार्ट आपने प्रोपोर्शनेट मुझे बताया था। दोनों ही पार्ट में आप ध्यान से देखोगे तो इसकी ओवरऑल जो थी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल वो 10% पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 थी। वैल्यू ऑफ फर्म पहले भी जो थी वही बाद में सेम थी। इट मींस के नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिसमें वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगी, आप चाहे डेट को बढ़ाओ या घटाओ, कोई किसी तरह का चेंज नहीं आने वाला है। मतलब कि वो टोटली जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इसमें नेट इनकम अप्रोच कहती है देयर आर एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। मतलब दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो कौन कहता है? एनआई अप्रोच। दोनों के बीच में एक रिलेशन है। और कैपिटल स्ट्रक्चर एनआई अप्रोच क्या कहती है? इसमें के ओ जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वैल्यू ऑफ फर्म जो वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका, वो चेंज होता रहेगा। दोनों के बीच में रिलेशन है। तो वैल्यू फर्म इसमें हमारी चेंज हो जाएगी एनआई के अंदर, और इसमें वैल्यू फर्म चेंज नहीं होगी। जो भी चेंज होगा आपका डेट चेंज हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, बट ओवरऑल चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में बस एक माइनर सा डिफरेंस है जो जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे कौन सी अप्रोच लगेगी, कहाँ कौन सी अप्रोच लगेगी, ठीक है। तो ये बस आपने ध्यान रखा। बाकी फॉर्मेट बता दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटे, देखो एनआई और एनओआई दोनों में लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो एनआई और एनओआई दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो है ना कॉस्ट ऑफ ओवरऑल और आपका वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। चाहे कुछ भी चेंज करो आप, इक्विटी को चेंज करो, चाहे आप डेट को चेंज करो, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका कारण है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने 2.5 लाख रुपए की डेट कर दी तो 17.5 लाख की इक्विटी हो जाएगी। 5 लाख की डेट कर दी तो इक्विटी 15 की हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पर जो है ना वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगी। तो कुल मिला के जो चीज 20 लाख है वो 20 लाख ही रहेगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ओवरऑल और वैल्यू ऑफ फर्म दोनों ही चेंज हो जाएंगी, दोनों में चेंज आ जाएगा, टू बी चेंज, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने, मतलब दोनों में चेंज क्या कर रहे थे हम? डेट ही तो चेंज कर रहे थे, इक्विटी अपने आप चेंज हो रही थी। तो इसमें डेट चेंज करने से ओवरऑल चेंज हो जाता है और इसमें डेट चेंज करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता ओवरऑल और वैल्यू ऑफ फर्म, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। ये आपने एक मेजर डिफरेंस इसमें समझ लेना है, ठीक है। बाकी कुछ भी अलग नहीं है, दोनों में तरीका वही सेम है, ईबीआईटी वही होता है, ओवरऑल का मेथड वही होता है, वैल्यू ऑफ फर्म का मेथड वही होता है, बस यही है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी और आखिरी अप्रोच जो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे वो है एमएम अप्रोच। ये थोड़ी सी लॉजिकल भी है और थोड़ी सी बड़ी भी है। तो अगर बीच में बैटरी खत्म हो जाए तो, क्योंकि चार्जिंग में भी आधा घंटा लगेगा, अगर आप लोग बोलेंगे अभी चार्ज करके फिर दोबारा मैं क्लास ले लूं तो ठीक है, नहीं तो मॉर्निंग में आधा घंटा और एक्स्ट्रा करा देंगे। सर अभी ब्रेक ले लो, आधा घंटे का ब्रेक लेके कर दो, सर अभी चार्ज कर लो। तो सर आप चार्ज करके फिर उसके बाद आप ले लीजिए। हाँ सर अब ब्रेक ले लो, सर अभी चार्ज कर लो आप। सर थोड़ा सा ही बचा है, करा कल मॉर्निंग में करा दीजिएगा ना। थोड़ा सा बचा अभी करा दीजिए, बाकी मॉर्निंग में करा मॉर्निंग में ले लेना सर, मॉर्निंग में। सर अभी करा दो। रोज सा ब्रेक के बाद करा दीजिए, आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लीजिए। सर मॉर्निंग में नहीं सर ब्रेक जो आपका मन कह रहा है आप वो करो। हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी सुनेंगे ना तो मैं चाह रहा हूँ कि 15-20 मिनट में ये मैं अप्रोच जितनी करा सकता हूँ उतनी करा दूंगा, नहीं मॉर्निंग में करा दूंगा। सर जैसा आप बोलो। अभी एमएम अप्रोच सर आप ब्रेक लेके करा देते। सर अभी ब्रेक ले लो। अरे सर कोई ब्रेक मत दो सर। सर ऐसे बीच में आधा कंटिन्यू रखो। हल्ले बात सारे आधे घंटे। अरे सर क्लास ओवर कर दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं बेटा। एक मिनट मुझे बोलने दो, एक बार 1 मिनट बोलने दो। पानी पी लो पहले। करा दो आप अभी, सर अभी करा दो, फिर बाद में क्या बोलते कल कर लेंगे बाकी। अगर ब्रेक देना था ना तो हमें 7 बजे देना था, अब तो लगभग 8:30 बज चुके हैं बेटा। आधे घंटे का ब्रेक देके आधे घंटे की क्लास लॉजिक कराओ। सर 5 मिनट का ले लो, आप भी पानी पी लो।
भाई आनंद तू पहले अपना माइक बंद कर यार। खत्म हो जाएगा सर। कोई बात नहीं, देखो बेटा बोलने एमएम अप्रोच में हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दो फर्में होंगी, एक होगी लीवर्ड फर्म, एक होगी अनलीवर्ड फर्म। पहचान क्या होती है इनकी मैं बता देता हूँ। लीवर्ड फर्म में क्या लेंगे हम, इक्विटी प्लस डेट दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और इसमें सिर्फ इक्विटी फर्म होती है, सिर्फ इक्विटी। लीवर्ड फर्म लिवरेज फर्म जिसको हम बोल सकते हैं, और अनलिवरेज फर्म, ठीक है, अनलीवर्ड फर्म इक्विटी, इसमें सिर्फ इन दोनों का पैसा होता है, इसमें सिर्फ इसका पैसा होता है। अब एमएम अप्रोच ने क्या बोला है हमें, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अभी देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगा आपको ईबीआईटी। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कोई भी, ठीक है, ये है 15 लाख रुपए। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ रुपीज मान लीजिए 25 लाख रुपए मान लेते हैं, 25 लाख रुपए। और इसके अंदर इक्विटी नहीं है क्योंकि नहीं, इसमें डेट है, इसमें डेट नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया इसके अंदर। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म की मैं बात करूं, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म है मान लीजिए इस क्वेश्चन में 1 करोड़। एक करोड़ रुपए दिया हुआ और इसकी वैल्यू ऑफ फर्म गायब है, हमें नहीं पता। साथ में कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि जो डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर को, वो रेट है मान लीजिए यहाँ पे 20% है और इसकी भी 20% है, ठीक है। अब दोनों की यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे जो आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं दूसरा पेज चेंज करूंगा, इतने में आएगा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं पेज चेंज कर लेता हूं। अब देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं हम इसमें। एमएम अप्रोच, लिवर्ड फर्म और अनलिवर्ड फर्म। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह लिखना है ईबीआईटी। ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है, इसका भी 15 लाख है और इसका भी 15 लाख है। इसके बाद लेस करेंगे बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है। अब हम देखेंगे डेट थे ना इसमें, सिर्फ डेट 25 लाख का 10% तो 2.5 लाख रुपए, तो 2,50,000, और इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो जो आपके पास अमाउंट बचेगी ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स क्वेश्चन में नहीं है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं उसको, ये है 12.5 लाख रुपए, और दूसरी की पूरी 15 लाख रुपए बच गई हमारी वैल्यू। अब आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी 20 है और इसकी भी 20 है, दोनों की 20 है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो 12.5 लाख रुपए आपका था, ये सारा का सारा हमने इनको देना है 20% को, तो 20% इंटू में 100 करेंगे तो एक वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो वैल्यू बता दो जरा कितनी हुई, इसको डिवाइड करके एक बार। 1,25,00,000, ओके। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये देखो कितना हुआ हमारा, इसका है 15 लाख डिवाइडेड बाय, इसको लेंगे हम 20%। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उसकी वैल्यू 62,50,000। 1,25,00,000। यस सर 62,50,000। हाँ 1,25,00,000 नहीं होगा। सर 20 से कर रहे हैं ना शायद, इसलिए वो आएगा 6 आएगा। 62,50,000। अच्छा 62, ओके ओके, मैं डबल कर गया। 62 लाख है, 62 लाख, हाँ, 62 लाख सर। हाँ 62 लाख 50,000 है है ना? 50,000। मैंने डबल कर दिया, सॉरी सॉरी, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलती से हो गया, 1,25,00,000। ये कितना आ गया, 75 लाख हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास इसका आ गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 62,50,000 और यहाँ है 75 लाख। अब वैल्यू ऑफ फर्म अगर हम निकालें, जैसे कि अभी हमने पिछलों में भी देखा था वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इक्विटी प्लस डेट, और इसमें सिर्फ इक्विटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी का पैसा है 62,50,000, प्लस में डेट का पैसा कितना था हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा था कितना 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 लिया था मैंने, 25 लाख। दोनों को मिला के कितना हुआ, 87,50,000। ओके, और उसका कितना हुआ, 75 लाख, ठीक है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर
कि दोनों में से कौन सी फर्म बेस्ट परफॉर्म कर रही है? लिवरेज फॉर्म। लिवरेज फर्म बेस्ट परफॉर्म कर रही है। EBIT अपॉन ओवरऑल का फॉर्मूला है ना, वैल्यू ऑफ फर्म। ये टोटल जो वैल्यू ऑफ फर्म है 15 लाख रुपए, EBIT टोटल है हमारा, और वैल्यू ऑफ फर्म है 87,50,000 इसमें हम, और दूसरे का ले लेते हैं हम, EBIT कितना 15 लाख, ओवरऑल भी निकाल ही देते हैं 75। बताओ तो जरा कितना है इसका, तो 20% कितना बेटा? 17.14। 14%। तो आप मुझे बताओ कि कौन सी फर्म बेस्ट कर रही है परफॉर्म यहाँ पर? अनलेवरेज वाले बिल्कुल सही। देखिए आप सुनिए, इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए लिवर्ड फर्म जो है, उसने टोटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना, चाहे खुद के पैसे से किया हो या बाहर के पैसे से किया हो, टोटल उसको 15 लाख रुपए कमाने के लिए, देखो 15 लाख दोनों का कॉमन है, 15 लाख रुपए कमाने के लिए उसने 87,50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तब जाके 15 लाख कमाए। अब दूसरी फर्म जो है वो क्या कर रही है, वही सेम 15 लाख रुपए कमा रही है, बट अपना पैसा लगा के 75 लाख लगा के उसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, और सेम अमाउंट उसने भी कमाई जो दूसरी ने कमाई। इसका मतलब है कि यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो हो सकता है उनकी कॉस्ट ज्यादा हो, या उनकी मैनेजमेंट एफिशिएंट ना हो, या जो भी रीजन रहा हो, बट ये अप्रोच कहती है कि यानी कि यहाँ लिवर्ड फर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। अब मेन बात पे आते हैं कि ये फर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो लोग क्या रिएक्ट करते हैं। तो लोग ये रिएक्ट करते हैं कि वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, मीन्स के यहाँ से वो पैसा निकाल लेंगे और दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि यानी कि यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो इस फर्म में चला जाएगा। इसको हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हमारी, इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको पेपर में करके देख लेंगे, ठीक है। तो आइए जरा हम देखते हैं इसमें करना क्या है। देखो सर अनलिमिटेड फॉर्म में 20% आया, 25% है? 20 है, 20। देखो ये 15 लाख, ये ठीक है, 75। हाँ सर ठीक है, ओके। आप देखिए इसको, चलो साइड में कर ही देता हूँ मैं इसको। हम मान के चलते हैं इसी फर्म का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं साइड में रख रहा हूँ। सर अगर इस केस में टैक्स होता तो फिर हमें किसमें फायदा होता? टैक्स होता तो टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करते फिर हम। और वैसे अगर इंटरेस्ट माइनस लिवरेज में ही आएगा फायदा तो। थ्योरी भी आई है तो ये हो गया स्क्रीनशॉट। यस सर हो गया। यस सर हो गया। थोड़ा सा बचा क्योंकि है ना, ये बैटरी का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो कोशिश करते हैं इसको फटाफट से निपटाने की, फिर रह गया तो देखी जाएगी, फिर सुबह देखेंगे इसको हम, ठीक है। आइए जरा हम आगे का पार्ट करते हैं। तो ये एसओएल बुक में नहीं दिया ना इस तरह से? शायद नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको कर लें क्योंकि ये पिछले साल भी आया था, ठीक है। करने में कोई बुराई नहीं है, वैसे आ जाए तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, और नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर इन एल फर्म, लिवरेज फर्म की बात कर विद 10%। मान लीजिए आप अपने आप को लेके चलेंगे, अगर आप इन्वेस्टर किसी दूसरे को लेंगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप इस लिवर्ड फर्म में 10% आपने इन्वेस्ट कर रखा, तो क्या आप में से कोई बता पाएगा मुझे कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा आपने यहाँ? अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं इस फर्म के अंदर, लिवरेज फर्म में, तो क्या मुझे बता सकते हैं आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा? 8,75,000 सर। 6 लाख 8,75,000। 25,000 का रखा होगा, क्योंकि शेयर होल्डर को हम इन्वेस्टर बोलते हैं यहाँ पर। तो आपका टोटल जो अमाउंट है वो 62,50,000 है, जिसका 10% आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो इसका मतलब हुआ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6,25,000। यस, इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपकी
10% ऑफ ₹62,50,000। ठीक है, इन सब का 10% हो गया हमारा 6,25,000। ठीक है, और आपको मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, आप डिविडेंड कितना मिलता होगा आपको यहाँ? रिपीट कर दो ये। हाँ देखो, मैंने ये पूछा है कि मान लीजिए आप एल फर्म से पैसा निकाल के यू में डालना चाहते हैं, लिवर फर्म से निकाल के यू में, क्योंकि आपको ये समझ आया पहले, अभी मैंने बताया कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो आप लोगों ने बताया कि सर अनलिवर्ड परफॉर्म कर रही है अच्छा, क्योंकि 75 लगा के 15 लाख कमाया इसने, जबकि इसने 87 लाख लगा के 15 लाख कमाए, तो हमें ये सही लग रही है भाई, पैसा कम लगा के ज्यादा कमा रही है, तो हम अपना पैसा निकाल के इससे उठा के इसमें डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है 10%, 20 भी ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 10% इन्वेस्ट कर रखा, तो 62,50,000 की जो इक्विटी है उसमें 10% मेरा है, तो 62,50,000 रुपए का 10% मैंने यहाँ लिख दिया कि मान लीजिए मेरा 62,50,000 का 10%, तो ये मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब डिविडेंड की बात करें तो टोटल डिविडेंड कितना है देखो इस कंपनी में, क्योंकि हमें पता है ना 15 में से 2.5 लाख तो इंटरेस्ट दे दिया, तो 12.5 लाख रुपए मेरे को मतलब कंपनी के पास बचता था, उसका 10% कंपनी मुझे देती होगी, तो वो अप्रोक्स हो गया 1.25 लाख के करीब। 10% अप्रोक्स क्या है, एग्जैक्ट 1.25 लाख है। 12,50,000 का 10% कंपनी मुझे दे देती है डिविडेंड इनकम। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है सर। ओके चलिए, दूसरा पार्ट देखिए। अब इसके बाद जो टोटल फंड्स अवेलेबल है हमारे पास वो हम देखना चाहते हैं। तो टोटल फंड अवेलेबल है विद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिफोर चेंजिंग, ठीक है, एल लिमिटेड टू यू लिमिटेड। अब मैं एल से यू में जाना चाहता हूं, तो मैंने एक चीज यहाँ पे सोची कि यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं ना, सॉरी डिवेंचर्स जो है हमारे डैड्स, उनसे क्यों ना मैं 10% उधार ले लेता हूँ। सिंपल, उधार क्यों ले लूंगा मैं? क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। मान लीजिए 25 लाख आपने सपोज करो, जैसे मैंने बोला ना कि 10% आपका है, आपके दोस्त ने पैसा लगा रखा, उसने लगा रखा डेट से पैसा, आपने उसको बोला कि कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, उसने बोला 10% मिलता है। हमने क्या किया, उसका 10%, ठीक है, जो 25 लाख है उसका 10% आपके दोस्त ने लगा रखा है, लेकिन उसने डेट में, आपने इक्विटी में, आपने उसको बोला कि अपना 10% 2.5 लाख रुपए हमें दे दो, तो उसने कहा भाई मैं तो 10% इंटरेस्ट लेता हूँ, वो कंपनी देती है, आप दे देना। हमने कहा ओके कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पार्ट बना लिए। पहला पार्ट क्या है, हमारा खुद का पैसा ऑन फंड, फंड कितना है हमारा, 6,25,000 रुपए है। दूसरा, अब डेट के पैसे हैं जो आपने बोरो किए हैं, फंड लिख दूं इसको मैं, तो आपने कितना ले लिया बेटे, 10% ऑफ 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए का 10%, यानी कि आपने 2.5 लाख और ले लिया। अब आपके पास टोटल जो फंड हो गया वो हो गया 6 2 8 और 8,75,000 रुपए आपके पास हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, आपके पास इतना पैसा हो गया, आपने अपना भी निकाल लिया तो उसका भी पैसा निकाल लिया, ठीक है। अब आप इसके बाद इन्वेस्टर की पोजीशन चेक करेंगे इन यू फॉर्म, इन्वेस्टर्स पोजीशन इन यू फॉर्म, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग फ्रॉम एल फॉर्म। पहला पार्ट, अब आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे उस दूसरी फॉर्म, इन्वेस्टमेंट मूव। अब आप दूसरी फर्म में पैसा लेके जाएंगे, 8,75,000 आपके पास है अभी, आप दूसरी फर्म में गए। अब दूसरी फर्म को आपने बोला कि भाई मैं 10% इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी फर्म में, तो फर्म ने कहा जी हमारे पास 75 लाख है ना, तो इसका 10% इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसका 10% होता है 7.5 लाख, आप हमारी फर्म में लगा दो, तो इसका मतलब 10% ऑफ इक्विटी, ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए आपने वहां लगा दिया दूसरी फर्म में, ठीक है। अब इसके बाद जो उसकी इनकम आएगी बी, नेट इनकम, नेट इनकम चेक करेंगे अब हमें क्या मिलने वाली। नेट इनकम है 7.5 लाख रुपए जो आपको लगाया है आपने, उसका 20% आपको वो डिविडेंड दे देगी वो कंपनी,
जो कि किसके बराबर हुआ, 1.5 लाख रुपए के बराबर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब इसमें 1.5 लाख रुपए में से लेस करने वाले हम, जो दोस्त को हमने इंटरेस्ट देना है, कितना देना है दोस्त को इंटरेस्ट, हमने उससे लिया था 2.5 लाख रुपया और उसका 10%, तो कितना हुआ, 25,000 रुपया हुआ। अब आपके पास रिमेनिंग कितना बच गया, 1.25 लाख रुपए। ठीक है, और अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कुछ फंड भी पड़ा हुआ है। फंड कितना, टोटल आपके पास था 8,75,000 खुद का और दोस्त का मिला के। अब आपने क्या किया, 75 यानी कि 7,50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए दूसरी फर्म में, तो सरप्लस आपके पास 75,000 रुपए है। अब आप इस पैसे को चाहो तो अपने बिजनेस में लगा लो, ठीक है, या फिर आप इसको किसी दूसरी जगह में लगा दो जहां से थोड़ा सा और इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो कुल मिला के दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से, उसके बाद जो डाउट है वो पूछना आप लोग। देखिए, मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे कोई फर्म है, दोनों का एनालाइज किया, तो मैंने चेक किया एल फर्म जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसके कंपैरिजन में यू अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं अपने पैसे 10% यहाँ से निकाल लेता हूँ और यू में लगा देता हूँ, साथ में दोस्त के पैसे भी ले लेता हूँ। तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल ली, 10% एज्यूम किया था, आप 20 भी मान सकते हो। 10% मैंने एज्यूम किया था, तो 10% के हिसाब से 6,25,000 रुपए मैंने यहाँ निकाल लिया, जिसके ऊपर मेरे को डिविडेंड मिलना था 1,25,000, वो मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने एल फर्म से जो पैसा निकाला, साथ में दोस्त से भी मैंने 2.5 लाख रुपए उधार ले लिए, क्योंकि 25 लाख में 10% मेरे दोस्त ने लगाया हुआ था। दोनों को मिला के टोटल 8,75,000 रुपए मेरे पास फंड हो गया। जब मैं यू फर्म में गया तो टोटल जितनी भी इक्विटी उनके पास थी उसका 10% यानी कि 7.5 लाख मैंने उनको दे दिया, जिसके बदले 1 साल के बाद उन्होंने 20% मुझे डिविडेंड दिया, जो कि 1.5 लाख रुपए था, जिसमें से मैंने इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए का 10% 25,000 रुपए मैंने क्या किया, दोस्त को दे दिया। जो बाकी बचा हुआ 1,25,000 रुपए जो रिमेनिंग है वो मेरी पॉकेट में आ गया। तो अब ध्यान से समझे, तो उस टाइम मैंने 6,25,000 रुपए लगा के 1,25 में कमाता था एल्फा में, आज भी मैं 1,25 ही कमा रहा हूँ, लेकिन फर्क क्या है, वहां पे मैंने 6,25 लगाया था। अभी ध्यान से देखोगे तो मैंने टोटल इन्वेस्ट किया 7,50,000, जिसमें से 2.5 लाख दोस्त का, तो 5 मेरा है। तो बात ये आती है कि वहां 6,25 था, है ना, और यहाँ पे दोस्त का अगर मैं 7.5 लगाया, कितना बचा मेरे पास, 1,25 बचा, सॉरी यहाँ मैंने 75 लिख दिया, 1,25। अब बात ये आती है कि मैंने अगर 7.5 यहाँ लगाया, जिसमें से 2.5 लाख दोस्त का, तो 5 मेरा है, और यहाँ 6,25 लगा के 1,25 कमाया, यहाँ 5 लाख लगा के 1,25 कमाया, 1,25,000 जो रिमेनिंग मेरे पास बच गया, इस पैसे को मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारी MM अप्रोच। तो MM अप्रोच कहती है कि जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, हम अपने फंड्स को स्विच कर देते हैं दूसरी फर्म में। अब लेकिन इसके बाद का आगे का भी सुनिए। अब होगा क्या कि आर्बिट्रेज जो प्रोसेस है ना, ये रिवर्सल भी होती है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब एक फर्म में से उठा के पैसे फंड हम दूसरी फर्म में डालना शुरू कर देते हैं, और वो दूसरी फर्म क्या करती है, उस पैसे को ओवरबर्डन मान के वो अच्छा परफॉर्म करना बंद कर देती है। और वो फर्म क्या होगी, जब ओवरबर्डन हो जाएगी तो लोग वहां से पैसा उठा के वापस एल फर्म में लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, या आप कुल मिला के प्रैक्टिकली अगर इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए कि अगर 1 लाख रुपए से आपको बिजनेस चलाना हो तो आपके लिए आसान है, पैसे मैनेज करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं, बहुत छोटा सा बिजनेस है आपका। लेकिन जब 1 लाख करोड़ आपके पास हो तो आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि लगाना कहाँ है। तो इसी तरीके से जब ओवरबर्डन हो जाता है किसी फर्म पे, तो उसके प्रॉफिट अर्निंग की जो पावर है ना, वो ऑटोमेटिक कम होती जाती है। अब जो डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसकी रिवर्सल प्रोसेस हम नहीं कराते, क्योंकि जनरली, मतलब मैं करा भी दूंगा आपको, लेकिन वो जनरली पूछी नहीं जाती, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस तक ही रह जाते हैं। अब जो डाउट है वो हेडिंग क्या लिखी हुई वो क्लास है? एंड हो गई सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर आपने पॉइंट 3 में क्या लिख रखा है, आफ्टर हिज, ये आफ्टर चेंजिंग फ्रॉम एल फर्म। ये कोई पूरा शो कर दो, फोटो खींचनी है। सर इस अप्रोच का नाम क्या है? MM अप्रोच। आर्बिट्रेज। क्लास होगी तो इसके आगे भी आप कराओगे? नहीं, बस अब और नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर मैंने करा दिया तो कम से कम 2 घंटे भी लग सकते हैं डिविडेंड पॉलिसी में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल क्या कराएंगे सर सुबह? डिविडेंड पॉलिसी बस लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं करेंगे। इससे कैपिटल स्ट्रक्चर में और कुछ तो नहीं है? नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर में इसके अलावा हाँ एक छोटी सी अप्रोच है, वेटिंग एवरेज कैपिटल, वो मैं सुबह बता दूंगा।
छोटा सा ही क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट सा नहीं है। सर और कुछ तो नहीं बच गया इसमें कॉस्ट फाइनेंस? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सारी जानकारी क्या क्या आप सुबह बस आप क्लास 11 की क्लास है वो अटेंड कर लें, बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। सर आप जो पीडीएफ बना के भेजेंगे उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी भेज देना जैसे लास्ट टाइम की तरह। हाँ पीडीएफ की बजाय हाँ कर दूंगा मैं, पीपीटी बना देना। जो डाउट है वो पूछ सकते हैं आप। मैं है ना इसको ऑफ कर रहा हूँ वीडियो को, आप डाउट है वो। सर इससे पहले वाली क्लास में आपने बाकी के 2 चैप्टर्स करवाए थे जो स्टार्टिंग में आपने बोला था, मैंने करा दिए। अरे भाई आप नाचते हो तो यूट्यूब पे वीडियो देखो। हेलो सर। हाँ जी पूछिए क्या बात? हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, आप बोलिए। सर ये टाइम वैल्यू जो आप सिखा रहे चैप्टर सर, रात में तैयार कर सर पिछले साल का क्वेश्चन जो आयरन ओर वाला एक करवा देते सर। तो वो क्वेश्चन कराना है सर करवा देते सर उसमें। ठीक है, तो सुबह आप मुझे याद करा देना, लास्ट में करा देंगे आप। ठीक है सर। और कोई कुछ पूछना आज की क्लास से कुछ पूछना है किसी? सर मुझे पूछना पर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ पूछिए, कोई बात नहीं, अभी आ रही आवाज आ रहा था। प्लीज कंटिन्यू। सर टाइम वैल्यू में जब हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोन लेते हैं और उसका ईएमआई पे करते हैं, बट साथ में कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि मुझे वो लोन टाइम से पहले पे करना है, तो ईयरली कुछ लमसम भी पे करना स्टार्ट करते हैं। उस केस में क्या ये A1 A2 A3 टेबल काम आ पाएगा सर, या फिर उसके लिए अलग होगा? ये टेबल रिक्वायरमेंट नहीं है ना आपको, आपको तो लमसम अमाउंट पे करना है, तो आपको अमाउंट पता होगी। टेबल तो तब आपको अमाउंट आज जानना चाहते हैं या आज की अमाउंट फ्यूचर में क्या होगी तब जानना चाहते हैं। अगर आपने लमसम पे करना है तो आपको बैंक बता ही देता है उस टाइम पे कितना आउटस्टैंडिंग है। सर अगर मैं कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट आप समझिए, इंटरेस्ट नहीं होती कोई बैकग्राउंड में बोल रहे हैं सर, मिक्स हो रहा है। ये कौन है? प्लीज माइक ऑफ कर लो एक बार। अभी ये मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सर ये रविंदर सिंह जी का माइक ऑन बंद कर देते हैं। हाँ हो गया शायद अब ना। ओके जी बताइए, अब आप पूछिए आप। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, आर्बिट्रेज प्रोसेस है, इसमें जो हमने 10% लिया, ये हमने खुद से लेना है या फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा? यस ये खुद से लेना है हमने। ये आप 20 तो भी हम मान सकते 10% अच्छा 20 भी मान सकते हैं आप। और सर ये जो बोरो करा है वो बोरो किया वो भी 10%, आप 20 मान लो उसको। अच्छा, ये हमें मेंशन करना होगा लेकिन कि हमने बोरो भी यस लिया या हाँ ये? यस, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपने लेट किया इसको। ओके ओके सर, थैंक यू। आपका जो क्वेश्चन है सुनिए सर, मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये क्या है कि जब आप इकट्ठा पे करना चाहते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक आपको बता देता है, और वो अमाउंट कैलकुलेट करने की इकट्ठा वाला नहीं है सर, मेरे को नहीं इकट्ठा नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे 6 साल तक मुझे ईएमआई पे करना है, बट मैं चाहता हूँ 6 साल से पहले पे करने के लिए या फिर अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए मैं हर साल कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता रहूँ, हर साल कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ईएमआई के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हर साल देता रहूं, जिससे मेरा टाइम से पहले वो प्री मैच्योर हो जाए। एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप समझना फिर बताना मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या। देखो आपकी ईएमआई 15,000 है, आपने सोचा क्यों ना मैं बैंक में कल भी पे कर दूं, तो इसके लिए आपने 15 के बजाय 25 पे करना शुरू कर दिया। ओके, आपने 25 पे करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो 15 के ऊपर कैलकुलेशन हमने ली थी, जो आप पे करना चाह रहे थे 15,000 के ऊपर, वो अब आपने किस पे ले लिया? 25 पे ले लिया अब आपने।
तो फ्यूचर की अमाउंट आप 15 की जगह 25 ले लो, तो टेबल A2 में जाके आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। सर जैसे इस केस में हुआ कि मैं एवरी ईएमआई फॉर एग्जांपल मेरा अगर ईएमआई 15 है, मैं उसको 30 पे कर रहा हूँ डबल करके, तो मेरा टाइम स्लॉट लगभग हाफ हो जा रहा है। हाफ हो जाएगा आपका जो, जी हाँ सर, बिल्कुल लेकिन आपका हाफ हो जाएगा। लेकिन मेरा सर सिनेरियो ये है कि मैं पूरे 11 महीने नॉर्मल ईएमआई ही पे करता हूँ, लेकिन 12 महीने एवरी ईयर एक सर्टेन अमाउंट लाइक 50,000 मैं एडिशनली उसमें पे कर दे रहा हूँ आउटस्टैंडिंग लोन के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट ईयर पूरे साल 11 महीने सेम ईएमआई पे कर रहा हूँ, फिर हाँ। ईयर एंड में एक अलग से 50,000 ऐड पे कर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो इस केस में क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मैं कितना टाइम बिफोर यस को पे आउट कर रहा हूँ, या क्या मेरा इंटरेस्ट सेव हो पा रहा? कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 11 महीने तक आप उसको लेके सिर्फ 11 महीने ही मान के चले। मैंने एक टेबल भी बताई थी कि अगर आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडेड तो ये फॉर्मूला लगेगा, वीकली करते हैं तो ये लगेगा, मंथली करते हैं तो ये लगेगा। तो सबसे पहले आप इस साल का, क्योंकि आप हर साल करेंगे ये प्रैक्टिस, तो हर जी साल सर। करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहेगी आपके साथ कि हर साल आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 11 महीने का आप कैलकुलेट करेंगे टेबल F2 के हिसाब से, और 11 महीने के बाद जो A2 अमाउंट के हिसाब बच से। जाएगा 50,000 आप प्रेजेंट वैल्यू में पे कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी फिर अगले 11 महीने के लिए उसका F2 यूज करना आपने। ठीक है, तो जो आप जी सर, इमीडिएट पे 11 महीने के बाद, उसके लिए फिर आपको टेबल की रिक्वायरमेंट थोड़ी है, तो वो तो आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो आप एनवीटी के लिए निकाल सकते हैं टेबल F2, फ्यूचर में जो आप पे करने वाले हैं उसके लिए। सर ठीक है, ठीक है चलिए मैं सर ये क्लास जो एमएम अप्रोच का हमने क्वेश्चन करा है, इसमें जो इन्वेस्टर्स इन एल फर्म है उसमें 6,25,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, प्लस उसका 2,50,000 का बोरोड फंड है। फंड है, यस। और सर जो सेकंड केस है जिसमें वो शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें 7,50,000 का तो उसका ओन फंड है, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो भी तो उसके फंड्स में इंक्लूड होगा ना? ऑन नहीं है फंड, उसके पास तो 625 है। आप ऐसे समझो 625 आपके पास था, 2,50,000 आपने मुझसे लिया, दोनों को मिला के आपके पास टोटल हो गया 8,75,000 रुपए। ठीक है, अब आपने सर ये दूसरी 2 फर्म लाख में कहाँ से आया जो जाके बोरोड किया, ये अमाउंट कहाँ से आया सर? बोरोड आपने मुझसे लिया 2,50,000 डेट, जो डिबेंचर्स थे ना, डिबेंचर्स, ये अप्रोच कहती है कि डिबेंचर्स से हम पैसा बोरो कर सकते हैं। डिबेंचर्स को तो इंटरेस्ट चाहिए सिर्फ। आप ऐसे समझो कि आपको मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपको 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, और मैंने बैंक में पैसा डाल रखा है, और मैं उसका 10% इंटरेस्ट लेता हूँ, और आप मुझे कहें कि सर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हो तो मेरे को इमरजेंसी या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्या आप मुझे बोरो कर सकते हैं? नेचुरल सी बात है, मैं उठाऊंगा, मैं तो क्या कहूंगा, मुझे जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा आप दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने उधार लिया डिबेंचर से, और वो पैसा तो उठा सर के डिबेंचर हम पूरा अमाउंट ले लेंगे या डिबेंचर का 10% लेंगे? 10%। मैं इसीलिए 10 लिया जानबूझ के, क्योंकि 10% ही मैंने माना मेरा था, 10% ही डिबेंचर का था। अगर आप 20 मानोगे अपना तो 20 डिबेंचर का मान लो, आप अगर अपना 20 मानोगे डिबेंचर का 10 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉफिट उतना ही आएगा, मतलब आप पॉजिटिव ही रहेंगे किसी भी केस में जाएं आप। 8,75,000 आपके पास फंड था, 7.5 लाख लगा के आप उतना सेम कमा रहे, 1,25,000 रुपए आपकी पॉकेट में बच गया, आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करें। सर तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट का पार्ट है, वो जो हम एल फॉर्म में जिस टाइम पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, जब उसका फंड 8,75,000 है, उस टाइम पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे पेमेंट का? नहीं, इंटरेस्ट दे तो दिया ना हमने उसको। आप ऐसे समझो कि आप ध्यान से सुनो, 625 आपका खुद का पैसा था ना, आपने निकाल लिया, 2.5 लाख रुपए आपके दोस्त का था, वो भी निकाल लिया, दोनों को मिला के 8,75,000 रुपए आपके पास आ गया। अब 8,75,000 में जब आप इन्वेस्ट करने गए ना दूसरी फर्म में, तो उन्होंने कहा भाई हम 10% से ज्यादा आपका नहीं लेंगे, मान लो, तो 75 लाख का 10% हुआ 7.5 लाख। वो 7.5 लाख रुपए आपने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बदले जो आपको मिला पैसा, उसमें से आपने दोस्त को इंटरेस्ट दे दिया, फिर भी 1.25 लाख बच गया आपके पास। और 8,75 जो टोटल फंड था, इन्वेस्ट तो 7,50 ही किया ना, 1.25 लाख तो अभी बचा हुआ आपके पास सरप्लस। वो 1.25 लाख जो बच गया ना बेटे आपके पास, उसको अपने बिजनेस में लगा दो और कमाओ प्रॉफिट आप। पहले तो आप बिजनेस में लगा ही नहीं पा रहे थे पैसे को अपने को, सारा ही आपने एल फॉर्म में लगा रखा था, तब भी डिविडेंड आपको 1.25 लाख ही मिल रहा था, अब भी 1.25 लाख ही मिल रहा है। क्लियर हुआ बेटे?
यस सर। यस सर। अगर डाउट है तो एक बार रिपीट फिर करूं? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग में ना डिविडेंड पॉलिसी कराएंगे और एक छोटा सा पार्ट है ना WACC का, वो भी करा देंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये दोनों पार्ट 11 बजे बता देंगे, और थ्योरी का भी मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दूंगा आपको। ओके सर। चलो और कर दूं क्लास में? सर एक चीज, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। मॉर्निंग के टाइम सर। हाँ सुन रहा हूँ बेटा, मैं पूछिए आप। हाँ जी सर, जो कंटिन्यू बेटा। मॉर्निंग क्लास का टाइम क्या है? 9 to 11। ओके ओके सर मैंने अब फर्स्ट आप- क्लास लिए, जो आज टॉपिक्स आपने कवर किए वो तो मुझे समझ आ गए, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एक बार आप कल ओवरव्यू दे दे कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट वुड बी ग्रेट। मैंने चैनल बता रखा है, उस पे ये सारी क्लासेस हैं। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आनंद का माइक बंद करवा दीजिए, आवाज नहीं आ रही, ये बार बार ऑन कर लेता है। बंद कर लिया, ठीक है। पूछने को कोई बात नहीं, कोई नहीं। सुनिए, देखिए बेटा, ये क्लासेस है ना ओवरव्यू तो ठीक है, लेकिन वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि इतने कम टाइम में मैं उसको करा पाऊँ, ठीक है? नहीं सर, तो बस टॉपिक्स मतलब पता हो कौन कौन से कवर करने हैं। हाँ, टॉपिक्स तो सारे ही करने हैं, मतलब उसमें से पर्टिकुलर मैंने बताए हैं। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कैपिटल बस्टिंग है, मैंने बहुत सारा कराया है। तो आपके लिए मैं एक अल्टरनेट बता देता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है अयान रानीवाल के नाम से, मैंने ये वीडियोस डाले हुए हैं वहां पे सारे। ओके। और रिकॉर्डेड क्लास भी है हमारी, दोनों में से जो भी आपको सही लगे, दोनों में से कहीं भी देख लें आप, दोनों में ही अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ी लंबी क्लास होती है, वहां पे मैंने शॉर्ट डाल के 15-15 मिनट के, जब भी आपको टाइम लगे 15 मिनट का, 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो है, कोई भी वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब आप बस यहाँ से मेरे भी को वो वाले ओवर पॉइंट पूछना था, जैसे 20, जैसे आपने पिछली बार कॉर्पोरेट फाइनेंस में बताया था ना, मार्किंग के हिसाब से ये टॉपिक्स। वो बताने हैं। हाँ जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है ना बेटा, केस स्टडी आता है 20 मार्क्स का। ओके। इसके अलावा आप कैपिटल बस्टिंग में क्वेश्चन बनता है 12.5 नंबर का न्यूमेरिकल, लीवरेज में बनता है 12.5 नंबर का न्यूमेरिकल, कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हो सकती हैं, ठीक है? चॉइस भी हो सकती है, या फिर सिर्फ थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। डिविडेंड पॉलिसी में भी सिमिलर है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल में भी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आ सकते हैं। बट 3 क्वेश्चन से ज्यादा थ्योरी नहीं हो सकती है। ओके। मैक्सिमम 3 थ्योरी हो सकती हैं, और 3 थ्योरी जो होंगी वो फर्स्ट यूनिट से हो सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर से हो सकती है, डिविडेंड पॉलिसी से हो सकती है, वर्किंग कैपिटल। ये 4 यूनिट है जिसमें थ्योरी बनती है। जनरली कैपिटल बस्टिंग में थ्योरी नहीं बनती है, ठीक है? लीवरेज में थ्योरी नहीं बनती है, और कौन सा है हमारा, और टाइम वैल्यू ऑफ थ्योरी में बड़ी नहीं आती है, मतलब ना के बराबर है। तो 3 में थ्योरी चांसेस कम है, 4 चैप्टर में टोटल 7 यूनिट्स हैं आपकी। ओके सर, थैंक यू। न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट को छोड़ के किसी में से भी आ सकता है, 6 यूनिट में सब में न्यूमेरिकल है। ओके ओके सर। सर थ्योरी आपने एक बताया, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, यूनिट 1 और कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए क्लास ओवर कर दो बेटे। सर यस सर, सर थैंक यू एक सो चीज, मच। हाँ Yes, sir. पूछिए, आप पूछिए। सर जैसे जो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज पढ़ा है और जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रखा है, तो उसमें हाँ एक तो आज आपने फॉर्मूलाज कुछ नए बताए हैं, अगर टेबल ना हो तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ, मतलब बीच में मेरा थोड़ा वाईफाई ऑफ हो गया था, तो मैं पूछना था कि ऑफलाइन क्लासेस से कुछ डिफरेंट और भी करवाया क्या आपने उसमें? नहीं, ऑफलाइन में जो था ऑलमोस्ट वही है, बस ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज थोड़े ज्यादा करा दिए मैंने। ओके ओके सर। हाँ, बाकी मेथड्स वही हैं, सिर्फ फॉर्मूले मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं, जो फॉर्मूले हो सकता है क्लास में ना बताए हो, फॉर्मूले हाँ सर एक्स्ट्रा वो बताए, तो ज्यादा देख बताए। लिया। ओके, थैंक यू सर। सर हाँ जी, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियोस डाल देना यूट्यूब पे। मैं जरूर कोशिश करूंगा, अब कोशिश करूंगा, क्योंकि Yes, अब sir. टाइम लग जाएगा ना मुझे, मैं जरूर डाल दूंगा। आप वैसे
आप लोग मुझे है ना व्हाट्सएप कर देना कि कौन कौन सा वो टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि भाई इसमें पहले वीडियो डाल दो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, मतलब ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, इस वीक में 100% आपको डाल दूंगा 2-3 वीडियो। थैंक यू सर। वेलकम। सर अभी ओवर कर दूं थ्योरीज भी आएगी सर? हाँ थ्योरी यस भी सर, आएगी। थैंक यू सो मच। हाँ सर वो कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर।